गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्कूल लर्निंग। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी की भूगोल की पुस्तक का पहला अध्याय संसाधन एवं विकास जिसका हमने कल पार्ट 1 देखा था, आज हम पार्ट 2 देखेंगे। आज इस एक्सरसाइज को समाप्त भी करेंगे। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। कल के बाद आज जो नया टॉपिक है वो है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकता का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं और मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचने वाले प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र जो है लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानवीय क्रियाकलाप जैसे वन उन्मूलन, पशुचारण, खनन से भी भूमि निम्नीकरण की मुख्य भूमिका निभाई है। चलिए अब इसे हम समझते हैं कि इसके अंतर्गत कहा क्या जा रहा है, भूमि निम्नीकरण होता क्या है और हम इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसको देखेंगे। संसाधन में सबसे बड़ा जो एक क्षेत्र है वो भूमि हम कह सकते हैं, क्योंकि भूमि पर हम रहते भी हैं, अपने घर वगैरह बनाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम खेती वगैरह भी करते हैं, तो भूमि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब चलिए इसे समझते हैं कि इसका किस प्रकार निम्नीकरण हो रहा है। हम जान रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए इसकी पूर्ति करता है। उन फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो कुछ नाशक पदार्थ होते हैं वो भूमि को नुकसान पहुँचाते हैं। उसके अलावा जो हम खेती वगैरह करते हैं उसमें जो भी खाद्य पदार्थ डालते हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो भूमि के लिए हानिकारक होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, भूमि को नुकसान पहुँचाते हैं, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण होते जा रहा है। फैक्ट्री से निकलने वाले कुछ ऐसे पदार्थ और खाद के द्वारा कुछ ऐसे केमिकल जो भूमि का निम्नीकरण कर देते हैं, मतलब उसमें लवण मिल जाता है। लवण मिलने के कारण जो है मृदा जो है यानी कि मिट्टी वो प्रदूषित हो जाती है। अब चलिए इसे पूरी तरीके से समझते हैं कि भूमि हमारे लिए भोजन, मकान और कपड़े इनकी आवश्यकता की पूर्ति करती है। 95% जो है हम भूमि का उपयोग करते हैं, लेकिन आज जो है धीरे धीरे ये बहुत सारे कारणों के कारण जो है निम्नीकरण होती जा रही है। चलिए इसे समझते हैं कि हमारे पास भारत में टोटल जो है वो लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जिस पर 28% भूमि जो है वो निम्नीकृत वनों से अंतर्गत है। मतलब इस पर बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं 28%, और 56% जो है यहाँ पूरा जल से घिराव है, और जो शेष बच जाता है वो लवणीय और क्षारीय, वही फैक्ट्री वगैरह के कारण, चाहे केमिकल वगैरह के कारण। उसके बाद जैसे वन उन्मूलन होना, मनुष्य अपनी आवश्यकता के कारण जो है पेड़ पौधों को काटता है और वो अपने पशु को पालने के लिए पशुचारण करता है। मतलब जो पशु होते हैं यानी कि गाय, बकरी, भैंस, ये क्या करते हैं, तो जब इन्हें चरने के लिए छोड़ा जाता है तो मिट्टी की जो पहली परत होती है जिस पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, पशु पेड़ पौधों के साथ जो है मिट्टी की ऊपरी परत को भी चबा जाता है, जिसके कारण जो है मिट्टी का क्षरण होता है। और खनन, जैसे कि हमें पृथ्वी से बहुत सारे मिनरल मिलते हैं, इन मिनरलों को पाने के लिए मनुष्य क्या करता है, तो वहाँ पे उत्खनन करता है, खुदाई करता है। उसके अलावा विस्फोटक पदार्थ से भूमि को नुकसान पहुँचाता है, तो इस कारण भूमि का निम्नीकरण और क्षारण होता है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। खनन के उपरांत जो है खदान वाले स्थानों में गहरी खाई हो जाती है, मतलब काफ़ी बड़ा बड़ा गड्ढा हो जाता है। ये कौन कौन से स्थान हैं, तो ये झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। इन राज्यों में वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण कारण बना, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पशुचारण काफ़ी ज़्यादा हुई है। पशुचारण से आप समझ ही गए होंगे कि पशुओं को चरने के लिए खुली भूमि में छोड़ दिया जाता है। वो क्या करते हैं, तो घास चरने के साथ साथ उसकी पहली परत को भी चबा जाता है, जिस कारण क्या होता है, तो भूमि का निम्नीकरण होता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अधिक सिंचन से उत्पन्न जल आक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रिया जैसे कि सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने, खड़िया, मिट्टी और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित हो जाती है। जब इसकी परत भूमि में जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। अब चलिए हम इसको समझते हैं कि इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, कि मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें मिली होती है, जैसे कि कंकड़, बालू, पत्थर। उसके अलावा बहुत सारे कुछ अलग से टुकड़े वगैरह भी होते हैं लकड़ी के, और चूना पत्थर वगैरह जो मिल जाते हैं, जैसे कि अगर मनुष्य अपने उपयोग के लिए चूना पत्थर का इस्तेमाल करता है, वापस से वो इसे मिट्टी में मिला देता है, जिस कारण मिट्टी में यह मिलकर उसके लिए खतरनाक साबित हो जाती है। और मृदा जो कि पानी को आसानी से सोख पाती है, अगर वो
प्रदूषण मुक्त होती है, लेकिन केमिकल और चूना पत्थर वगैरह मिलने के कारण जो है मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण मिट्टी जो है वो बर्बाद हो जाती है या प्रदूषित हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकासी से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वन रोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकता है। पेड़ों की रक्षक मेखला कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला पशु चारा नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि में उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। हम भूमि निम्नीकरण को बहुत हद तक क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर खुले क्षेत्रों में छोड़ देते हैं पशुओं को चरने के लिए, तो उसके कारण क्या होता है कि उसकी पहली परत नष्ट हो जाती है। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारे पेड़ कट जाते हैं और या काटे जाते हैं, मनुष्य अपने फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करता है, तो हम उसकी जगह और नए पेड़ लगा सकते हैं, जिस कारण क्या होगा, तो हम ऐसे प्रबंधन कर भूमि निम्नीकरण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और भूमि प्रदूषण को भी हम कैसे कम करेंगे कि बहुत सारे केमिकल जो होते हैं जिनको यूं ही भूमि पर फेंक दिया जाता है, उससे हम ना फेंकें, क्योंकि इस कारण भूमि प्रदूषित होती है। और इसके अलावा जो हम खनन करते हैं, भूमि को कैसे कम नुकसान पहुंच सके, इस कारण हमें क्या करना होगा, तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि खनन हम इस तरीके से करें कि हमारा काम भी हो जाए और भूमि को नुकसान भी न पहुंचे। तो इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो भूमि के निम्नीकरण को हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि मृदा संसाधन क्या होती है। मृदा यानी कि मिट्टी, ये भी हमारी एक संसाधन है और काफ़ी महत्वपूर्ण संसाधन है। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि मिट्टी हमें अन्न प्रदान करती है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। आप जानते ही हैं कि पेड़ हमारे लिए केवल एक चीज़ के लिए नहीं, अनेक चीज़ों के लिए उपयोगी हैं। पेड़ से हमें लकड़ी मिलता है, उसके अलावा हमें भोजन भी मिलता है। यह जानवरों के लिए भी उत्तम भोजन की व्यवस्था करती है। तो पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और पेड़ उगने के लिए क्या आवश्यक है, तो मिट्टी आवश्यक है। इसीलिए अगर मिट्टी है तो ही पेड़ है। यहाँ पे दिया गया है कि मृदा जो है एक जीवन तंत्र है और कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में ऊंचावच जनक शैल अथवा संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे कि तापमान परिवर्तन, बहते जल की प्रक्रिया, पवन, हिम, नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा से होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन की महत्वपूर्ण है। और मृदा जैव यानी कि ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं में निम्नलिखित प्रकार से है। चलिए तो मिट्टी की एक छोटी सी कहानी जान लें कि मिट्टी बनती कैसे है। मिट्टी का बनना तो पत्थरों से ही आरंभ होता है। पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो आंधी, हवा, पानी से और महीन हो जाता है। उसके बाद मृदा जो इस तरीके से तैयार होती है, मृदा कुछ वर्षों में तैयार नहीं होती है। इसको तैयार होने में बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं, मतलब बहुत अधिक वर्ष लग जाते हैं, तो ही मिट्टी जो है वो अच्छी तरीके से बन पाती है। अब यहाँ पे देखिए कि मिट्टी के बारे में दिया गया है कि मिट्टी बहुत प्रकार की होती है, जो हमको आगे जानने को भी मिलेगा। तो मिट्टी को बनने में बहुत सारी चीज़ें मुख्य भूमिका निभाती हैं। जल वगैरह हो गया, पवन हो गया, हिम नदी हो गई, ये सारी चीज़ें मिट्टी को बनने में अपना योगदान देती हैं। उसके बाद मिट्टी रंग, रूप, आकार, अलग आयु, ये सब इस पर निर्भर करता है कि मिट्टी कैसी होगी। रंग के कारण, उसके बाद आपको गठन के कारण, आयु के कारण जो है मिट्टी कितनी प्रकार की हो सकती है। और जो मिट्टी में गुण पाया जाता है जिस कारण उसमें पौधे विकसित होते हैं, उसमें एक गुण पाया जाता है, उसको ह्यूमस हम बोलते हैं। ह्यूमस बनता कैसे है, तो ह्यूमस को बनने में वहाँ पे जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, वो सब गल जाते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण मरकर, तो वही खाद बनाते हैं एक तरीके से, वही मिट्टी में मिलकर ह्यूमस तैयार किया जा सकता है। तो मिट्टी में ह्यूमस कैसे तैयार हो सकता है आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखिए मिट्टी का एक स्तर दिया हुआ जिसको हम समझ सकते हैं कि ये हमारी मिट्टी है। आप मिट्टी को बस ऊपर से देखते हैं, लेकिन चलिए हम इसे अंदर से देखें कि मिट्टी होती कैसी है। ये मिट्टी का सबसे ऊपरी स्तर है जहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं। और ये मिट्टी का सेकंड स्तर है जिसमें कुछ चट्टानें और बालू मिली होती हैं। ये मिट्टी की तीसरी स्तर है जिसमें अक्षय आधारित चट्टान होते हैं, मतलब इसमें मिट्टी में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिले होते हैं। और ये मिट्टी का सबसे अंतिम स्थान है, यहाँ पे केवल चट्टानें होती है। तो आप देख सकते हैं कि मिट्टी की बनावट जो है वो किस तरीके से होती है।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि मुद्राओं का वर्गीकरण, मतलब मिट्टी कितनी प्रकार की होती है उसको जानेंगे। भारत में अनेक प्रकार के ऊंचावच भू आकृति, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मुद्राएं होती हैं, जिसमें कि सबसे पहला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें यह बहुत उपजाऊ होती है और इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से पेड़ पौधे उगते हैं। यह मुद्रा जो है विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मुद्रा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मुद्रा से बना हुआ है और यह मुद्राएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी, इसमें जो है 3 नदियां होती हैं, सिंधु घाटी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। इन तीनों नदियों के किनारे आपको ये मिट्टी मिलती हैं और पाई जाती हैं। और यह क्या होती हैं तो कैसे बनती है, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है। मतलब नदी सहायता करती है मिट्टी को बनाने में। एक सकड़े गलियारी के रूप में ये मुद्राएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे में भी जलोढ़ मुद्रा से बनता है। अब जलोढ़ मिट्टी को हम समझ गए होंगे कि यह सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यह आपको जीके के क्वेश्चन में भी पूछता है कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टी में सबसे उपजाऊ मिट्टी क्या होती है, तो आप आसानी से आप बता सकते हैं कि जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। उसके अलावा ये कहाँ किन किन नदियों के संगम से जुड़ी हुई है, तो सिंधु, गंगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, और ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो ये राजस्थान से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। ये आपको किस तटीय मैदानों पर मिल जाएंगी, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के तट पर जो है मुद्रा आपको मिल जाएगी, जलोढ़ मुद्रा। जलोढ़ मिट्टी में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में रेत यानी कि बालू मिली होती है, थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें आपको कंकड़ पत्थर मिले होते हैं, और मृत्तिका यानी कि वही ह्यूमस, ये भी इसमें मिले होते हैं, इसलिए तो यह मिट्टी उपजाऊ होती है। बिना ह्यूमस के कोई भी मिट्टी उपजाऊ नहीं हो सकती। जैसे कि हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मुद्रा के कणों का आकार जो है वो बढ़ता चला जाता है। देखिए यहाँ पे भारत में मैप दिया हुआ है। ये मैप जो है भारत का मैप मिट्टी के लिए बनाया गया, मतलब इसमें मिट्टी को हम देख सकते हैं कि मिट्टी जो है भारत में कहाँ पे और किस प्रकार पाई जाती है। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है भारत और मुद्रा के प्रकार। चलिए अब हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पे आप देखिए जो हरे रंग से हैं वो पर्वत और वन हैं। जलोढ़ मिट्टी का कलर ये है, लाल मिट्टी का कलर ये है, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और शुष्क मिट्टी। चलिए आप देखते हैं सबसे पहले पर्वत के बारे में, पर्वत और वन जो है वो कितने हैं। जो हरे रंग का यहाँ आपको दिख रहा होगा पर्वत और वन, यहाँ है पर्वत और वन और यहाँ है पर्वत और वन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें है जलोढ़ मिट्टी। आप देखिए जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में आपको जलोढ़ मिट्टी दिख रही होगी। उसके अलावा आप देखिए लाल और पीली मिट्टी को, लाल और पीली मिट्टी भी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, मतलब इसकी मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और काली मिट्टी जो हो गई, यहाँ है काली मिट्टी। उसके बाद आपको लेटराइट मिट्टी हो गई जो कि ऊपर की ओर है लेटराइट मिट्टी। इनकी मात्रा आपको कम दिख रही है, मतलब भारत में जो है लेटराइट मिट्टी वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और शुष्क मिट्टी जो है उसकी भी मात्रा जो है वो काफ़ी कम है। आप देखेंगे कि लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं मिट्टी को समझते हुए। अब यहाँ है कि चला जाता नदी घाटी में ऊपरी भाग में जैसे कि ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मुद्राएं पाई जाती है। ऐसी मुद्राएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदान जैसे कि चोट क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। कणों के आकार या घटकों के अलावा मुद्राओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है, मतलब जो मिट्टी जितनी पुरानी होगी वो मिट्टी अच्छी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मुद्रा है 2 प्रकार की होती है, मतलब जलोढ़ मिट्टी में भी 2 प्रकार की, एक पुरानी जलोढ़ जिसको बांगर कहते हैं, आपको ये भी क्वेश्चन जीके में पूछ सकता है, नया जलोढ़ जिसको खादर कहते हैं। बांगर मिट्टी जो होती है उसमें कंकर की मात्रा ज़्यादा होती है, और खादर मिट्टी में जो होती है बांगर मिट्टी की तुलना में महीन कण पाया जाता है। मतलब जो खादर मिट्टी है वो ज़्यादा डस्ट वाली होती है, और जो बांगर मिट्टी है उसमें थोड़े से मतलब पत्थर के टुकड़े मिले होते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, मतलब सारे मिट्टी में सबसे जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें क्या क्या मिले होते हैं, तो इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। इसको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों के लिए दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाई जाती है। मतलब आपको पूछ सकता है कि जलोढ़ मिट्टी में उपजाने वाले फसलों के नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं कि गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाज इसमें उपजाए जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते। दलहन फसलों की खेती के लिए भी ये उपयुक्त है। अधिक उपजाऊ के कारण जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। ये भी पूछ सकता है कि आपको किस प्रकार की कृषि होती है, तो गहन कृषि। और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी बहुत अधिक होता है। सूखे क्षेत्रों में मुद्राएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मुद्राओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनको पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अगर हम इस मिट्टी का सही तरीके से प्रयोग करें तो हम अपनी पैदावार को भी बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब चलिए दूसरी मिट्टी के बारे में जाने, काली मिट्टी। इन मुद्राओं का रंग काला होता है, इसे रेगर मुद्राएं कहते हैं।
आपको पता होना चाहिए जो काली मिट्टी होती है वो रुई की खेती के लिए फेमस है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए यानी कि वही रुई समझी जाती है। काली कपास मृदा के नाम से भी यह मिट्टी जानी जाती है। अक्सर पूछा जाता है कि रुई की खेती या कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी। आपको ये भी क्वेश्चन जीके में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे आने वाले जनरल कंपटीशन के एग्जाम में। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों में काली मिट्टी के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मिट्टी जो होती है वो दक्कन पठार यानी कि बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। और लावा, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे काली मिट्टी का चित्र दिया हुआ है। इससे पहले हम जलोढ़ मिट्टी का भी चित्र देख चुके हैं। चलिए एक बार उसका भी चित्र देख लिया जाए। यहाँ रही इस रंग की होती है जलोढ़ मिट्टी। अब चलिए वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं, काली मिट्टी के बारे में जानते हैं। आपने लावा का नाम सुना होगा। ये लावा कैसे बनता है आपको पता है? ज्वालामुखी के फटने से। जब ज्वालामुखी फट जाता है तो उसका जो लावा उसमें से निकलता है आग की तरह। जब वो ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद वो कौन सी मिट्टी बनाता है? तो काली मिट्टी। यही होता है लावा। अब जनक शैलों से यह बनी होती है। या जो मिट्टी है काली मिट्टी, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये भी आपको बराबर पूछता है जीके के एग्जाम में कि कहाँ कहाँ ये मिट्टी पाई। तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके में पाई जाती है। और पठार पर पाई जाती है। पठार क्या होता है? तो एक ये भी पहाड़ की ही तरह होता है लेकिन ऊपर से कटा हुआ, बिल्कुल टेबल की तरह, इसलिए इसको टेबल लैंड भी कहते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी और कृष्ण नदियों की घाटी तक यह काली मिट्टी क्या है? फैली हुई है। काली मिट्टी जो है बहुत महीन कण अर्थात मृत्तिका बनी है। इसकी नमी धारण करने के लिए क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मिट्टी जो होती है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, चूने जैसे पौष्टिक तत्व से भी परिपूर्ण होती है। परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा जो है वो कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इस मृदा में गहरी दरारें पड़ जाती है जिससे इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने के कारण ये मृदाएं चिपचिप हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इनकी जुताई मानसून में प्रारंभ की जाती है। मानसून की पहली बौछार में आरंभ कर दी जाती है क्योंकि उसके बाद ये मिट्टी गीली हो जाएगी तो थोड़ा मुश्किल होता है इसमें खेती करना। अब चलिए तीसरे मिट्टी के बारे में जाने, लाल और पीली मिट्टी। लाल मिट्टी जो है दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लाल और पीली मिट्टी जो है ओडिशा के क्षेत्र में पाई जाती है। छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान और दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट में पहाड़ी पर पाई जाती है। इन मिट्टी का रंग जो है वो लाल होता है, रवेदार होता है। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इसका पीला रंग जो है इसमें जल योजन के कारण होता है, मतलब जो पीली रंग की मिट्टी होती है वो अधिक जल के कारण पीली हो जाती है। अब चलिए लेटराइट मिट्टी के बारे में जानिए। लेटराइट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो है उष्णकटिबंधीय या उपवोष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं में एक से अधिक बार आने के कारण तो यह भारी वर्षा से अत्यधिक निस्सारण का परिणाम है। लेटराइट मृदा जो है उसकी अधिकतर गहरी तथा अम्लीय pH ग्रेटर देन 6.0 होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्य महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में, उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में पाया जाता है। यहाँ मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है लेकिन इसमें विरल वनस्पति और अर्धशुष्क की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में अंतःस्पंद अवरुद्ध हो जाने के कारण इस मृदा में सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। अब ये मिट्टी ज़्यादातर आपको राजस्थानी इलाके में पाई जाती है। उसके अलावा जो ये मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी से थोड़ी कम उपजाऊ होती है, लेटराइट मिट्टी, लेकिन ये मिट्टी भी अच्छी होती है। इसमें चूना वगैरह मिलने के कारण जो है इस मिट्टी में थोड़ी मात्रा में कमी होती है, लेकिन अगर हम इसे वैज्ञानिक तरीके से मिट्टी को प्रयोग करें तो इसमें भी अच्छी खेती की जा सकती है जलोढ़ मिट्टी की तरह। अब चलिए वन मृदा क्या होता है। वन मृदा नाम से ही पता चल रहा है कि वन की मृदा यानी कि जंगलों की मिट्टी। ये मिट्टी जो आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पे पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है, इसी कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जंगल मिलेंगे। इन मृदाओं में गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मिट्टी जो है दोमट और सिलटदार होती है परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय की आच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों में निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी, सोपान और जलोढ़ पंख आदि में ये मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है। पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों में उनकी स्थिति के अनुसार अपर्दन भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपना इन मिट्टी पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु चाय, कॉफ़ी उगाई जा सकती है। किस पर? लेटराइट मिट्टी पर। ये लेटराइट मिट्टी के बारे में दिया गया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। लेटराइट मिट्टी में हम काजू वगैरह भी क्या कर सकते हैं? उगा सकते हैं।
चलिए अब वन मिट्टी के बारे में बताया जाए कि वन की मिट्टी कैसी होती है। तो वो वन वाले इलाकों में पाई जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी वृक्ष होती हैं। यह मिट्टी जो है परिवर्तित होती रहती है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में आपको आसानी से मिल जाएगी और यह नदी के सोपाना पर होती है। जलोढ़ पंख आदि में ये मिट्टी क्या होती है, मिलकर उपजाऊ बन जाती हैं। अब चलिए मरुस्थलीय मृदा क्या होती है। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये जो मिट्टी है ये आपको राजस्थान के इलाके में ही पाई जाएगी। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है अधिक गर्मी के कारण, अधिक धूप के कारण। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है, मतलब इसमें अधिक लवण मिला होता है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है, झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी इससे तैयार किया जाता है, क्योंकि इसमें लवण बहुत मिला होता है। लवण यानी कि नमक। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक होता है, इसमें पानी सोखने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, इसमें ह्यूमस कम पाया जाता है, इसलिए यह बहुत अधिक उपजाऊ नहीं होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम, पवन, हिम नदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी बहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इसमें उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि के खंड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र से ढके हुए ढाल के नीचे की ओर बहता हुआ एक ऐसी स्थिति में क्षेत्र में ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहते हैं। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के तरीके से भी मृदा अपरदन होता है। गलत तरीके से हल चलान, जैसे कि ढाल पर ऊपर नीचे की ओर हल चलाने से वही काएँ बनती है जिसके अंदर बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव होता है। ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने के ढाल के साथ जल बहाव की गति घट जाती है, इसे समुच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं। सोपान कृषि अपरदन के नियंत्रित को करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित हो गई है। बड़े खेतों में पट्टियों में इसे बांधा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। पवन और जनित बल को कमज़ोर करती हैं और इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। इन रक्षक पेटियों का पश्चिमी भारत में रेत टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये जो है अवनलिका अपरदन, मतलब मिट्टी का, आप देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ नाली की तरह छोटा छोटा चित्र दिया गया है। ये अवनलिका अपरदन, मतलब मिट्टी जो है वो अलग भागों में थोड़ी सी फट गई है और मिट्टी का अपरदन हो रहा है। चलिए अब मिट्टी के अपरदन को थोड़ा समझ लें कि मिट्टी का अपरदन क्या क्या होता है। तो मिट्टी अपरदित कैसे होती है और हम इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो मिट्टी बहुत तरीके से अपरदित होती है, मतलब ये कुछ जानवरों के द्वारा भी, जैसे कि जानवर जो घास चरने जाते हैं वो पहली परत ही चबा जाते हैं। उसके अलावा हवा के द्वारा जो है मिट्टी की पहली परत बहा कर ले जाए, जिससे मिट्टी का क्षरण हो जाता है। उसके अलावा फिर जो पानी है, अगर बाढ़ वगैरह आ गया तो मिट्टी की ऊपरी परत को पानी अपने साथ बहा कर ले जाती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। उसके अलावा वन उन्मूलन, पेड़ पौधों के काट दिए जाने के कारण जो है मिट्टी का क्षरण होता जाता है। उसके बाद खनन हो गया। इन सब चीज़ों से जो है आज मिट्टी का अपरदन और क्षरण होता जा रहा है। आने वाले समय में भी अगर हम इसे नहीं बचा कर रखेंगे, मतलब मिट्टी के अपरदन को अगर हम किसी भी वैज्ञानिक तरीके से नहीं बचाएंगे तो इसका क्षरण अधिक से मतलब जल्दी समय में हो जाएगा और फिर हमें अच्छी मिट्टी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, तो आजकल मिट्टी के अपरदन को बचाने के लिए वहाँ पे सीढ़ीदार कृषि की जाती है, मतलब हिमालय के पास जो है पहाड़ को काट कर कृषि की जाती है, क्योंकि मिट्टी के अपरदन को बचाया जा सके। उसके बाद घास की पट्टियाँ भी लगाई जाती है ताकि मिट्टी के बहाव को रोका जा सके। घास की पट्टियाँ रहेंगी तो पेड़ की जो जड़ें होती हैं ना, वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, जिसके कारण जो है मिट्टी पानी के साथ नहीं बह सकेगी, नहीं हवा के साथ। तो इसीलिए उसको खाली नहीं छोड़ा जाता, उसमें घासों की पट्टियाँ को लगा दिया जाता है ताकि मिट्टी के लिए यह रक्षक बन सके और मेखला भी बना सके, जो कि पवन की गति को भी कम करता है, मतलब मिट्टी को उड़ाने से रोकता है। अब चलिए यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु दी गई है, भारत के पर्यावरण की दशा क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है, जिसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। लिखा है कि सूखो माजरी गांव है और झाबुआ जिले ने यह कर दिखाया कि भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सूखज मोड़ी वृक्ष का घनत्व जो 1976 में 13% प्रति हेक्टेयर था, जो कि 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। आप आसानी से समझ सकते हैं इस चीज़ों को कि सुखोज मारी एक गांव है जो कि झाबुआ जिले का है। वो क्या किया, तो उन्होंने भारत के पर्यावरण की रक्षा की है और जो है वृक्ष का घनत्व वो पहले 1976 में 13% था, अब जो है वो 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा बदलाव आया होगा, मतलब सुखोज माजरी गाँव के लोगों ने किस तरीके से अच्छी तकनीक अपनाई होगी और मिट्टी के क्षरण को बचाया होगा, मिट्टी के निम्नीकरण को बचाया। पर आप भी इस तरीके से अपने आसपास के इलाकों में कर सकते हैं। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार, परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज की आर्थिक समृद्धि आती है।
सुखोज माजरी ने 1979 से लेकर 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी को 10,000 से 15,000 रुपये थी। और फिर पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया और वे प्रदेश में 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल, जो कि जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। अब चलिए इसको समझते हैं कि इसके अंतर्गत क्या कहा जाता है। तो हम भी मिट्टी के निम्नीकरण को रोक सकते हैं एक वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर, जैसे सुखोज माजरी गांव के लोगों ने किया। इनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। एक तो उन्हें आर्थिक समृद्धि मिली, भूमि का निम्नीकरण कम हो गया। इसके अलावा जो है उनकी आय जो है, वार्षिक आय, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, 10,000 से 15,000 तक वो बढ़ गई। तो इसके पीछे कारण क्या होगा कि इसके पीछे गाँव के लोगों ने अच्छी पद्धति अपनाई होगी, वैज्ञानिक पद्धति की मिट्टी की निम्नीकरण को कैसे रोका जा सकता है। हम लोग भी इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। और पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए सरकार ने मध्य प्रदेश में उन्हीं लोगों पर फैसला छोड़ दिया कि आप ही इन फैसलों को ले। अब वे प्रदेश के 29 लाख हेक्टेयर भूमि का, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। मतलब किस तरीके से वे बचा रहे हैं भूमि के निम्नीकरण को, क्षरण को, ताकि जो है मिट्टी बनी रहे, मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और उन्हें इसका फ़ायदा भी मिलता रहे। चलिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इसको समझते हैं और इसके साथ ही चैप्टर का समापन करते हैं। यहाँ पे देखिए सिटीजन्स 5th रिपोर्ट है सेंटर फॉर साइंस एंड द इन्वायरमेंट, CSE नई दिल्ली की। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं, यहाँ पे समुदाय है और यहाँ पे एक व्यक्ति जो है उसको आरी से काट रहा है। और मतलब यहाँ पे जो है कुछ लोग वो अभी भी बोल रहे हैं कि हे भगवान, लोगों का जो है भ्रम अभी तक इसी प्रकार है। और यहाँ पे ठेकेदार आपको दिख रहे होंगे, नौकर सारणी भारत सरकार परियोजना। ऐसा इसलिए किया गया है ना, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो केवल अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। मतलब जो गांव के लोग हो गए वो मिट्टी को बचाने के लिए सोचते तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो केवल अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं, मिट्टी के निम्नीकरण या क्षरण पर ध्यान नहीं देते हैं, मिट्टी को बचाने का किसी भी तरीके का प्रयास नहीं करते, उन्हें बस अपना फ़ायदा ही दिखता है। अगर फ़ायदे के चक्कर में हम रहें तो हमारी जो संसाधन है, यानी कि हमारी महत्वपूर्ण संसाधन मिट्टी, उसका क्षरण हो जाएगा और आने वाले समय में इसका भुगतान हम ही को भुगतना पड़ेगा। तो चलिए अब इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।